नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडियाज़ अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी में, जहां पर हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो हमारे देश के लिए या पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा ही एक अभी घटना हुई अहमदाबाद में, एक विमान दुर्घटना, जिसमें 252 लोग मारे गए, 252। उसके बाद विमान संबंधी जो घटनाएं हुई, वो काफ़ी चर्चा में आ गई। अगर हम बात करें, तो लगभग हर 2 से 3 सेकंड में दुनिया में कोई न कोई विमान उड़ता है, लेकिन क्या वो अपने लक्ष्य तक पहुँच पाता है? आखिर क्या कारण होता है कि विमान दुर्घटनाएं होती हैं? इन सभी मुद्दों पर हम नजर डालेंगे और बात करेंगे आज 1990 से लेके 2025 के बीच में जो भी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं उनके बारे में, क्या कारण रहे हैं उनके बारे में और क्या किया जा सकता है, ऐसे सारे मुद्दों पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं कुछ दुर्घटनाओं पर। अब अभी हाल में ये पिक्चर आपने देखी होगी जहां पर ये दुर्घटना हुई। इसे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक विमान उड़ान भर रहा था और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो लगभग 600 फीट के ऊपर पहुंचता है, तो फिर वो नीचे की तरफ आने लगता है और एक बिल्डिंग में जाके गिरता है। ये अहमदाबाद की दुर्घटना रही। इसके बाद आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ विजिट किया, गृह मंत्री ने वहाँ पे गए। इसके बाद ये मुद्दा निकल के सामने आया कि आखिर जो विमान दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्या कारण है इनके पीछे। तो आज हम देखेंगे कि आखिर ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, साथ ही साथ 1990 से लेकर 2021-22 तक की जो भी दुर्घटनाएं उनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो विमान दुर्घटनाओं के पीछे व्याप्त कारण हैं, कौन-कौन से कारण हैं? क्या मानवीय कारण है, इंजन फेलियर है, क्या इश्यू है? ये सारी बातें पर हम नज़र डालेंगे। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं जो विमान संबंधी जो आवागमन उसको नियंत्रित करती हैं, जो फ्लाइट रिलेटेड जो रेगुलेशन उसको तय करती हैं। ऐसी संस्थाओं के बारे में देखेंगे, आईसीएओ, आईएटीए, एफएए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएँ। इसके अलावा क्या सुझाव है? क्या समाधान है? क्योंकि एक कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं उनको अपनाने की आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है उसको देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे और कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। बात करते हैं हम 1992 से लेकर 2025 के बीच कौन-कौन सी विमान दुर्घटनाएँ हुई उनके बारे में। ये आप यहाँ पे तस्वीरें देख रहे होंगे, ये तस्वीरें एआई जनरेटेड नहीं हैं, ये सारी तस्वीरें रियल हैं। जो विमान दुर्घटनाओं के बाद जो विभत्सता हुई है उसके बाद उसकी तस्वीरें यहाँ पे ये बयाँ करती हैं। स्थान बेंगलोर का हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट। तारीख थी 14 फरवरी 1990, जहाँ पर ये विमान दुर्घटना होती है। और अगर हम बात करें इसके बारे में, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत की पूरी विमान व्यवस्था को नियंत्रित करती है, उसके अलावा एक और अथॉरिटी डीजीसीए। डीजीसीए के मुताबिक लगभग 92 लोगों की यहाँ पे मौत होती है। उसके बाद आप देखें 1991 की एक घटना होती है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 257 इम्फाल ईटानगर में, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के मारे जाने की खबर आती है। 1996 में गरुड़ा इंडोनेशिया की एयरलाइंस है, जो गरुड़ के नाम पर रखी गई है और ये जो एयरलाइंस है, ये किसी पहाड़ से जाके टकराती है और लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे मौत होती है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आप इंटरनेट में ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएँगी, जो विमान दुर्घटना को बताती हैं। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी कमेटी के मुताबिक 234 लोगों की यहाँ पे मौत होती है, जब गरुड़ा एयरलाइंस की दुर्घटना होती है। इसके अलावा इजिप्ट में, मलेशिया में, यूक्रेन में, हर जगह लगभग ये विमान दुर्घटनाएँ होती दिखाई देती हैं। और ऐसा माना जाता है या ऐसे आंकड़े हैं कि लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, अगर हम 20 से 25 साल का डाटा उठा के देखें इस दौरान। तो सवाल ये उठता है कि इतनी आधुनिक तकनीकी हमारे पास मौजूद है, लेकिन ऐसी विमान दुर्घटनाएँ क्यों हो रही हैं? क्या कारण है इसके पीछे? आखिर हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं इसमें? कई शोधों व अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के माध्यम से बहुत सारे कारण सामने आए कि ये कारण हैं। इन पे अगर हम नज़र डालें तो पता चलता है कि ये विमान दुर्घटना इस वजह से यहाँ पे हो रही है। अगर हम बात करें बोइंग स्टैटिस्टिकल समरी ऑफ कमर्शियल जेट एयरप्लेन्स एक्सीडेंट रिपोर्ट 1959 से लेकर 2019 के बीच का उन्होंने आकलन किया और उन्होंने बताया कि क्या कारण है इसके पीछे, विमान दुर्घटनाओं के पीछे। तो उन्होंने बताया कि लगभग 60% जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है 60%, ये ह्यूमन एरर की वजह से हो रही हैं। इसका उदाहरण भी देते हैं, 2015 में जर्मन विंग्स का हादसा हुआ, पायलट ने जानबूझकर यहाँ पर विमान क्रैश कराया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन एनुअल रिपोर्ट 2020 यह आंकड़ा देती है कि इंजन फेलियर, नेविगेशन या जो उसका मैपिंग सिस्टम है उसके फेल होने की वजह से, ब्रेक या इलेक्ट्रिसिटी की जो गड़बड़ी है उसकी वजह से विमान दुर्घटनाएं होती हैं। उसमें लगभग 20% ऐसी दुर्घटनाएं इंजन फेलियर अन्य गड़बड़ी की वजह से होती हैं। इसके अलावा इनमें सबसे बड़ा एक रीजन मिलता है कि पुराने विमानों में यह खतरा ज़्यादा रहता है। अब हम बात करें पुराने विमानों पर क्यों चर्चा यहाँ पे करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप भारत के जो विमान उन पर नजर डालेंगे
हाल ही में जो दुर्घटना हुई वो तो सेकंड हैंड विमान नहीं था, लेकिन भारत में ज़्यादातर जो विमान है सेकंड हैंड खरीदे जाते हैं या लीज पे लिए जाते हैं। अगर हम बात करें उनको किस तरह से एक्वायर किया जाता है, तो जो यूज्ड या लीज्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, उनमें एक तो सबसे फ़ायदा ये होता है कि कम लागत में मिल जाते हैं और कोई कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा विमान कम लागत में यहाँ पे खरीद सकती है पुराने। दूसरा, जल्दी डिलीवरी हो जाती है क्योंकि नए विमान के लिए ऑर्डर करना, फिर उसके बाद वो निर्माण होता है, उसमें समय लगता है। तीसरा, एयरलाइंस जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए बहुत ही आसान होता है कि वो सेकंड हैंड विमान खरीदें और सेवाओं को देना शुरू कर दें। लेकिन अगर हम बात करें इनकी जो खरीदी की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, कैसे इनको प्राप्त किया जाता है? तो लीज़ मुख्यतः 2 तरह की हो देखने को मिलती है। एक होती है ऑपरेटिंग लीज़ और दूसरी होती है फाइनेंस लीज़। इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेटिंग लीज़ जो होती है, उसमें कोई भी कंपनी कोई दूसरे देश से जो विमान लेती है वो लंबे समय तक के लिए किराए पर लेती है। सपोज़ करिए भारत की कोई कंपनी है एक्स, या अगर हम बात करें जेट, वो क्या कि स्पाइस जेट है, वो किसी और कंपनी जो विदेशी कंपनी जैसे बोइंग है उससे कोई विमान उसने किराए पे लिया। दूसरा, फाइनेंस लीज में इतना पैसा दे दिया जाता है कि बाद में खरीदने का भी विकल्प होता है कि कोई भारत की कंपनी है, स्पाइस जेट है, कोई विमान उसने लीज़ पर लिया, बाद में वो खरीद सकती है। तो 2 तरह से लीज़ से क्या किया जाता है, यहाँ पे विमान लिए जाते हैं। उनमें स्पाइस जेट और गो फर्स्ट जो कंपनी है भारत की, ज़्यादातर ये लीज़ पर ही विमान लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये कई बार तो रिटायर्ड विमान ले लेते हैं, अर्थात ऐसे विमान जो खराब हो चुके हैं, अब उनको विदेश में कोई संस्था यूज़ भी नहीं कर रही, प्राइवेट सेक्टर में भी कोई नहीं यूज़ कर रहा, उसको भी कभी-कभी ये विमान ले लेते हैं और जो कहीं न कहीं भारत में दुर्घटना का एक कारण बनता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है, तीसरा सबसे बड़ा कारण है रख-रखाव प्रणाली। एफएए मेंटेनेंस रिलेटेड एविएशन एक्सीडेंट स्टडी 2018 बताती है कि जो रख-रखाव प्रणाली उसमें बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। हाल ही में जो दुर्घटना हुई उसी के दौरान एक कोई यात्री हैं, उनका वीडियो आता है और वो बताते हैं किस तरह से जो बिजली की समस्या देखी जा रही थी, एसी नहीं चल रहे थे। तो कहीं न कहीं जो मेंटेनेंस की समस्या है वो लगातार देखने को मिल रही है। इसको पीछे नहीं किया जा सकता क्योंकि जब भी दुर्घटना हो जाती है उसके बाद हमेशा क्या होता है कि हुँ। जो विमान चालक रहता है, पायलट है, उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि उसकी गलती की वजह से हुई, लेकिन ज़्यादातर में ऐसा माना जाता है कंपनियों का दोष रहता है और जो इंश्योरेंस क्लेम होता है, उसकी वजह से जो दोष है लगा देते हैं पायलट के ऊपर। अब पायलट तो है नहीं जो जवाब देगा वर्तमान में आके, तो एक ही सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मेंटेनेंस एरर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मौसम संबंधी कारण का, कई बार ऐसा होता है, वेदर ऐसा होता है, आईसीओ सेफ्टी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक अगर हम देखें तो एयर ब्लू फ्लाइट 202 जो पाकिस्तान में पहाड़ से टकरा गया था खराब मौसम की वजह से, तो यह भी एक प्राकृतिक कारण होता है जिस वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट, हर एक देश में एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट होता है। जैसे ही कोई विमान अब हमारे देश में सीमा पे वो आता है, तो उससे कनेक्ट रहता है जिससे उसको एक रूट प्रॉपर मिल पाता है। टेक ऑफ करने की परमिशन उसे प्रॉपर मिल पाती है। इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कभी-कभी ऐसी समस्या देखने को मिल जाती है जिससे कोई न कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यूएस में अगर आप देखेंगे, यूएस में एक बार ऐसे ही हुआ था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से एक विमान अ, जहाँ जल में उतर गया था, सुपीरियर जो झील है वहाँ पे उतर गया था, झील में उतर गया था। अब अगर हम बात करें कि वैश्विक स्तर पर जो हवाई यातायात है इसको नियंत्रित कौन करता है, किस तरह से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। तो अगर नज़र डालें, आईसीईओ एक यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैंडर्ड तय करती है कि पूरे विश्व में इस तरह के स्टैंडर्ड को, इस तरह के मानकों को पालन किया जाएगा जब भी कोई यातायात होगा विमान के थ्रू, चाहे विमान की सुरक्षा संबंधित हो, एयर ट्रैफिक स्टैंडर्ड्स हो। इसके अलावा इसने क्या किया है, आईसीओ ने एनेक्स 11 एयर ट्रैफिक सर्विस स्टैंडर्ड तय किए हैं जो पूरे विश्व के लिए विमान संबंधी मानक है कि इन मानकों को फॉलो करना ही होगा सभी देशों को, या जो भी विमान संबंधी कंपनियां हैं। इसके अलावा आईएटीए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, यह भी एक संस्था है जो विमान संबंधी वैश्विक स्तर पर निगरानी करती है, सलाह देती है। तो यह भी एक संस्था यहाँ पे दिखाई देती है। इसके अलावा हर एक देश में अलग अलग एयरपोर्ट अथॉरिटी होती हैं, इनका भी समिट होता है। पिछले साल जैसे यूएस में हुआ था तो पूरे विश्व की जितनी एयरपोर्ट अथॉरिटी थी उनके जो भागीदार थे वहाँ पे गए हुए थे। भारत के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उनको वहाँ पे शामिल नहीं किया गया था। इसका कारण यह दिया गया था कि भारत में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो यूएन की गाइडलाइन है आईसीओ की, वो यह कहती है कि कोई एयर का एक्सपर्ट होना चाहिए जो जो या तो कोई सीनियर पायलट हो या जिसको जानकारी हो। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में सिविल सर्वेंट को यहाँ पे हेड थे, इस वजह से इनको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया था। तो इस तरह से भारत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूएस में फेडरल एविएशन है, यूरोप में यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, तो बहुत सारी एजेंसियां कार्य करती हैं। ये तो बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट आती है आईसीईओ की जो यूएन की एजेंसी है, उसने कहा कि इन उपायों को अपनाने की आवश्यकता है अगर विमान दुर्घटना को कम करना है या विमान दुर्घटना को रोकना है। उन्होंने कौन-कौन से उपाय दिए? पहला उन्होंने उपाय दिया बेहतर ट्रेनिंग व क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट।
आपको पता होना चाहिए या आपको नहीं पता है कि जब भी हम एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते हैं, तो कभी जो टाइम गैप हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन क्लॉक हमारा एडजस्ट नहीं कर पाता और इस वजह से क्या होता है, क्रू होता है, चाहे पायलट होते हैं, उनके शरीर में समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं, या तो सोने की समस्या या अन्य समस्याएँ हो जाती हैं, जिस वजह से उनकी प्रॉपर जो दिमाग है या प्रॉपर शरीर जो उनको बॉडी है वर्क नहीं कर पाती, ये एक समस्या देखने को मिलती है। दूसरा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, आज एआई आ चुका है, मशीन लर्निंग आ चुका है, इनका यूज़ करना चाहिए। ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम अपनाना चाहिए, जैसे कोई विमान दुर्घटना होने वाली हो तो वो ऑटोमेटिक वो एक्टिव हो जाए और कोई मानवीय त्रुटि जो होती है उससे बच सके। सपोज करिए, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो विमान अहमदाबाद में दूसरा इंजन गलती से बंद हो गया। अगर दूसरा इंजन गलती से बंद हो गया तो और अगर ऑटो एआई का यूज़ हम करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, चालू कर लेगा ऐसी परिस्थिति आने पर। तो एआई या मशीन लर्निंग का उपयोग यहाँ पे किया जाना चाहिए। इसके अलावा नियमित व पारदर्शी रख-रखाव। आपको पता होगा, भारत में जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सरकारी एजेंसियाँ मिलकर उसे दबाने का काम करते हैं उस न्यूज़ को, जब तक कि वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ जाता। तो इस तरह से ये जो समस्या ये नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी रूल्स बनाना चाहिए, नियमित रूप से उसको लेके नई-नई गाइडलाइन जारी करना चाहिए और जो भी समस्याएँ वर्तमान में देखने को मिली, लगभग हर एक फ्लाइट में आप जब यात्रा करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉमन समस्या, यहाँ पे एसी की कॉमन समस्या देखने को मिल रही है। ऐसी समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। साथ ही पायलट की जो ड्यूटी है उसको समय या शक्ति होनी चाहिए, आराम मिलना चाहिए, जिससे वो नियमित रूप से और बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकें। इसके अलावा ऑटोमेटेड सिस्टम की हमने बात की, जिसमें ऑटोमेटिक जो सिस्टम है उसमें टीसीएएस, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा एनहांस ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए, वेदर रडार होने चाहिए, जिससे वो सैटेलाइट से भी कनेक्ट कर सकें, सैटेलाइट से डाटा प्राप्त कर सकें और ऐसी परिस्थिति में वो किसी भी चूक से बच सकें। तो ये कुछ सुझाव दिए हैं किसने, आईसीईओ की जो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी प्लान था, उसने 2023-25 के बीच में ये रिपोर्ट या सुझाव दिया। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर अपनाने की आवश्यकता है, जिससे जो विमान दुर्घटनाएँ हैं वो कम हो सकें। विमान बहुत ही जल्दी एक यातायात तय करने का माध्यम होता है और उससे हम अगर हमें एक देश से दूसरे देश यात्रा करनी है, तो सबसे कम समय में हम विमान के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम विमान से यातायात ना करें। लेकिन यहाँ पर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फ़ॉलो करने की आवश्यकता है। चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई छोटी कंपनी हो, चाहे कोई भी ऐसी संस्था हो। तो आज की चर्चा में इतना ही। अ, आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।